ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड कैमरन, उन्होंने कल रात को हाउस ऑफ लॉर्ड में स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रसिया सेंट्रल बैंक एसेट जो इस समय ब्रिटेन में है उन और वो फ़रोज हो रखी है, तो उस फ़रोज रसियन बैंक के एसेट को हम यूक्रेन को देने के लिए इस्तेमाल करने के ऊपर सोच रहे हैं, ये उन्होंने कल कहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये जो होगा, ये पूरा का पूरा जो एसेट है हमारे बैंकों में, वो सारा का सारा यूक्रेन को दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ये जो एज ए लोन के रूप में दिया जाएगा, और लड़ाई जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद रसिया इस लोन की भरपाई करेगा। यानी कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब रसिया हार जाएगा तो उसको इस पैसे को रिपेट्रिएट कराना पड़ेगा। तो ये कुछ डेविड कैमरन ने कहा है। और जहाँ तक बात की जाए, ये जो रशियन फ्रोजन एसेट है, इसकी कुल वैल्यू $300 बिलियन है। और ये यूरोप में इस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में ये यूरोप में है। यूरोप में लगभग $260 बिलियन इस समय ये यूरोप के बैंकों में रसिया का पैसा है। इसके साथ साथ यूएस में भी 40 बिलियन यूरो का पैसा रसिया का जमा हो रखा है। तो कुल मिला के ये है कि जो ये पैसा है ये रसियन का तब से जमा हो रखा है, और तब से इसे ब्लॉक कर रखा है जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई शुरू की थी। और तब से रसिया के एसेट को फ्रोज कर दिया गया था। रसिया बड़े समय से मांग कर रहा है कि ये जो उसका पैसा है उसको वापस लौटाया जाए, लेकिन यूएस अभी तक, और साथ में यूएस के जो पार्टनर देश हैं, वो अभी तक इस पैसे को बैंकों के अंदर ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब बात की जाए, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल इसका हो सकता है यूक्रेन के पर्पस के लिए। तो इसके लिए कई प्लान निकल के आ रहे हैं। एक प्लान तो ये है कि इसका जो इंटरेस्ट है, जैसे $400 बिलियन की वैल्यू का ये पैसा है, तो इसमें अगर एनुअल इंटरेस्ट देखा जाए तो लगभग $4 बिलियन का इंटरेस्ट इसमें निकल के आता है। और ये इंटरेस्ट का पैसा यूक्रेन को दिया जा सकता है, जो कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल होगा। इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं उत्पन्न होगी। एक दूसरा तरीका जो आज डेविड कैमरन की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सारा का सारा जो पैसा है हमारे देश में, $25 बिलियन ये उनके देश में है इस समय रसिया का पैसा, तो इस पूरे के पूरे पैसे को हम यूक्रेन को देंगे। तो एक ये दूसरा प्लान है। इसके तहत होना ये है कि मात्र इंटरेस्ट नहीं बल्कि पूरा वैल्यू वो यूक्रेन को दी जाएगी, और वो एज ए लोन के रूप में दी जाएगी। यानी कि वो भरपाई रसिया को करनी पड़ेगी लड़ाई ख़त्म होने के बाद। अच्छा, ये प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब रसिया लड़ाई हार जाए, तभी वो पैसे देगा। अगर वो लड़ाई जीत जाएगा तो क्यों देगा पैसा। तो इसमें ये है कि सब पहले तो रसिया इस लड़ाई में हारना ज़रूरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है इस प्लान की। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर रसिया हार भी जाता है लड़ाई में, तो तैयार होना चाहिए पैसे देने के लिए, रिपेरेशन करने के लिए वो तैयार होना चाहिए। तो ये भी पक्का नहीं है कि वो तैयार होगा। तो इसी को देखते हुए ये जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी ने जो प्लान निकाला है, उसमें काफ़ी सवाल है इस समय उठ रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए कि इससे पहले हुआ है एक बार, जब इराक ने 1990 में कुवैत के ऊपर एग्रेशन किया था, तो उसके बाद दुनिया भर में जो इराक का एसेट था उसको ब्लॉक कर दिया गया था और उसको कुवैत को सौंप दिया गया था। तो उस समय तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उस समय जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के जितने परमानेंट मेंबर थे, सब इस बात से सहमत थे कि ये इराक का पैसा कुवैत को मिलना चाहिए। लेकिन इस बार क्योंकि रसिया एक खुद वीटो पावर मेंबर है, वो इसका विरोध करेगा, और जब ये यूएन में जाएगा प्रस्ताव, तो यूएन में उसको उसमें ब्लॉक लगा देगा। तो यूएन के द्वारा तो इसको पास नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा तरीका यही है कि जो ये देश है आपस में मिलकर, जहाँ ये बैंकों में जमा है, वो अपना पर्सनल कुछ प्लान निकाल के, या फिर ग्रुप में मिलकर, जैसे अभी बात चली है कि G7 ग्रुप और G20 ग्रुप तो इसमें सहमत नहीं होगा, लेकिन G7 ग्रुप इसमें सहमत हो सकता है। और G7 ग्रुप आपस में मीटिंग करके इसमें एक प्लान निकाल सकते हैं, जिसके तहत वो एक सहमति में पहुँचे कि हमको इस पैसे का क्या करना है। और जहाँ तक बात की जाए, यूक्रेन को अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका में $60 बिलियन का जो पैकेज था यूक्रेन के लिए, वो अभी फंसा हुआ है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मौके में यूक्रेन को अगर ब्रिटेन द्वारा $25 बिलियन अगर मिल जाते हैं इस प्लान के तहत, तो उसके लिए काफ़ी मददगार होंगे। उसको पैसे की ज़रूरत है, और इस पैसे से वो अपने रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकता है अपने देश में, और दूसरा वो हथियार खरीद सकता है। और यूक्रेन के बारे में भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन को हर साल $100 बिलियन
अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए और $50 बिलियन उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए हर साल। तो टोटल मिला के उसको 150 बिलियन डॉलर आर्थिक सहायता चाहिए। तो ऐसे मौके में ब्रिटेन का ये प्लान काफ़ी नया प्लान है और काफ़ी ये रेडिकल प्लान है। अमेरिका अभी तक इसमें सहमत नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि अभी हम ये जो लोन वाला प्लान है इसको ठीक नहीं मान रहे, और इसके अलावा जो दूसरे यूरोप के देश है वो भी अभी इसमें सहमत नहीं हो पाए। बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रसिया का एसेट है, $190 बिलियन एसेट रसिया का वो बेल्जियम के अंदर है। तो बेल्जियम की सरकार भी अभी तैयार नहीं हो रही है और वो ही सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है इस ऐसे कोई एसेट का किसी यूक्रेन के पर्पस में यूज़ करने का। वो विरोध उसकी तरफ से सबसे ज़्यादा है। और आखिरकार क्यों विरोध हो रहा है, पहले ये चीज़ समझने की बात है। पहले विरोध इसलिए है सबसे ज़्यादा क्योंकि जो रसिया का एसेट है अगर वो यूक्रेन के पर्पस में भेज दिया जाता है तो फिर उससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल एक ट्रस्ट होता है उसका एक धक्का पहुंचेगा उसको, क्योंकि दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं जिन्होंने यूरोप और अमेरिका में अपने पैसे जमा करके रखे हुए वो भी अब उनको लगने लग जाएगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे रसिया के साथ हो रहा है। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये देश अब घबरा जाएंगे और ये अपने पैसे तब यूरोप के बैंकों में नहीं रखेंगे। तो इसीलिए जो यूरोप के जो बेल्जियम हो गया, जो छोटे छोटे देश है जिनकी इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है, बैंकों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डर रही है ऐसे कोई कदम उठाने से। उनको लग रहा है कि उनका जो दूसरे देशों के अकाउंट है उनके बैंकों में वो भी अपने पैसे निकालना शुरू कर देंगे, तो उनकी इकोनॉमी को बहुत धक्का पहुंचेगा। तो इस वजह से अभी तक कुछ देश है जो विरोध कर रहे हैं। हालांकि सहमति बन सकती है बहुत जल्दी, और सहमति जो ज़्यादातर लग रही है वो इंटरेस्ट वाला जो प्लान है जिसमें चार बिलियन डॉलर जो एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है उसमें सहमति बन सकती है। हालांकि रसिया उसका भी विरोध कर रहा है। रसिया ने कहा है कि हमारा जो पैसा है उसको केवल हमारा पैसा और हमको तुरंत इस पैसे को हमको सौंप देना चाहिए, और किसी भी दूसरे चाहे वो इंटरेस्ट वाला प्लान हो या कोई लोन वाला प्लान हो, किसी भी प्लान को के तहत अगर हमारा पैसा यूक्रेन को दिया जाएगा तो ये इंटरनेशनल नॉर्म के खिलाफ होगा। यूलिया नेवेल्निया ये अलेक्सेई नेवेल्नी की विधवा है और इन्होंने आज के दिन रशियन लोगों से कहा है कि वो इलेक्शन का दिन है 17 तारीख को, उस दिन वो लाइन में खड़े होके मतदान की लाइन में उनको खड़ा होना चाहिए। और साथ में उन लोगों से कहा उन्होंने कि लोग मतदान ना करें, मतदान अगर करना चाहते तो वो बैलेट जो पेपर है उसको वो र्यून कर दे, उसको फाड़ दे, या फिर उस बैलेट पेपर में वो नेवेल्नी लिख दे। यानी कि कोशिश इनकी ये है कि जो लोग जाए वोट देने वो वहाँ पर दिखाए दुनिया को कि वो अलेक्सेई नेवेल्नी के सपोर्टर है और वो जो ये फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो इलेक्शन है 12 से 17 तक चल रहा है ये, और ऐसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इसमें नेवेल्नी ने एक प्लान निकाला था कुछ दिन पहले। उन्होंने अपना, जब वो जेल में थे, उन्होंने कहा था कि 17 तारीख को आपको दिन के समय एक जो इलेक्शन लाइन है आपको उसमें खड़ा हो जाना है बहुत बड़ी संख्या में, ताकि आप बता सके कि ये लाइन क्यों लगी है। ये लाइन इसलिए लगी है क्योंकि आप इस इलेक्शन को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये फर्जी इलेक्शन है और आपको ये दिखाना है, आपको सपोर्ट दिखाना है। और आपको या तो आप किसी दूसरे कैंडिडेट को भी वोट डाल सकते हो, या आप जो र्यून कर सकते हो पेपर और दूसरे कदम उठा सकते हो। तो ये कोशिश नेवेल्नी की मौत होने के बाद में उनकी जो विधवा है वो कर रही है। उन्होंने रशियन लोगों से अपील की आज के दिन कि आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए। तो इस समय नेवेल्नी की जो मौत है उसके बाद ये इलेक्शन हो रहे बिल्कुल नज़दीक है, कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले। तो क्या उनकी जो विधवा है वो, उनकी जो आह्वान है लोगों के लिए, क्या वो लोग उस आह्वान में चलेंगे, क्या वो लाइन में खड़े होंगे और क्या वो लाइन में खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने वेडनेसडे के दिन कहा है कि उनके देश में अटैक हुआ है, जिसमें ओडेसा में हुआ था कुछ दिन पहले अटैक, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अटैक हुआ है इसके रोकने का केवल एक ही तरीका है कि हमको एयर डिफेंस वेपन चाहिए। और उनकी तरफ से ये बात तो लगातार की जा रही है क्योंकि दिसंबर के महीने से रसिया ने काफ़ी अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, जिसमें यूक्रेन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, कई यूक्रेन के जो रिहायशी इलाके उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो ये सब तभी हो पाया जब यूक्रेन की जो एयर डिफेंसेस थी वो पर्याप्त नहीं थी, और कई ड्रोन जैसे रसिया द्वारा छोड़े गए थे 20-25 ड्रोन एक साथ। तो ये डिफेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पाए, बाकी जो ड्रोन थे वो सक्सेसफुल हिट कर पाए। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं कि हमको एयर डिफेंसेस चाहिए ताकि हम अपने देश को सुरक्षित कर पाए। ये बात उन्होंने
मीटिंग में कही है। वो मीटिंग में वो जो उनके साथ थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मित्कोसिस, वो भी थे उस समय मौजूद जब उन्होंने ये बात कही। तो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर है मित्कोसिस, वो पहुंचे हुए यूक्रेन की यात्रा में, और मित्कोसिस ने उन्हें दिलासा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हो रखे हैं, और साथ में जो फ्री वर्ल्ड है, जो दुनिया के फ्री देश है, वो सब आपके साथ खड़े हो रखे हैं। और मैं इसलिए आ रखा हूँ यहाँ पर ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो पूरा ग्रीस है वो आपकी लड़ाई जो आप लड़ रहे हो फ्रीडम के लिए, उसमें आपके साथ खड़ा हुआ है। स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टन और स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर तोबियास बिलस्ट्रॉम, ये वाशिंगटन डीसी जाएंगे वेडनेसडे के दिन। जाने इन्होंने इसलिए क्योंकि इस समय स्वीडन की नेटो मेंबरशिप लगभग क्लियर हो चुका है, और वो वेडनेसडे के दिन जब वो वाशिंगटन जाएंगे तो वहाँ पर वो वाशिंगटन में वो पेपर जमा करा देंगे अपना नेटो का, और उसके कुछ ही दिनों बाद वो नेटो के मेंबर लगभग फाइनल हो जाएगा उनकी तरफ से। तो लगभग 2 साल की प्रोसेस के बाद स्वीडन नेटो मेंबर बनने वाला है। और इसमें बहुत मुश्किल प्रोसेस थी ये, क्योंकि हंगरी ने जिस प्रकार से स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को रोके रखा था 1 साल तक, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार ये दिक्कतें हट चुकी है और हंगरी ने परमिशन दे दी है। तो कुछ ही दिनों में अब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि स्वीडन नेटो का 32वां मेंबर बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट लीक हुई थी, और रिपोर्ट जर्मन मिलिट्री ऑफिशियल्स की ये कॉन्फिडेंशियल बातचीत की रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी। तो ये रिकॉर्डिंग में कुछ बातें आई थी सामने। एक तो ये थी कि जर्मनी के जो ऑफिशियल्स थे वो तेजस मिसाइल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि तेजस मिसाइल को यूक्रेन को सौंपना चाहिए, और सौंप के यूक्रेन को सौंपने के बाद हमारे कुछ ऑफिशियल्स है उनको यूक्रेन भेजना चाहिए, ताकि वो यूक्रेन के सैनिकों को सिखा सके कि तेजस मिसाइल को किस प्रकार से चलाया जाता है, इसको किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। दूसरा ये भी सामने आई थी बात कि जर्मनी के जो मिलिट्री ऑफिसर थे वो प्लान बना रहे थे कि इस तेजस मिसाइल से जो क्रीमिया का कर्ज ब्रिज है उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तीसरी उन्होंने ये बात सामने आई थी कि जो इस समय ब्रिटेन के ऑफिशियल्स से वो इस समय यूक्रेन में मौजूद है, और वहाँ पर यूक्रेन सैनिकों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ऑपरेट कराना सिखा रहे हैं। तो ये 3 बातें सामने आई थी, और ये 3 बातें जब सामने आई थी तो बहुत बड़ा बवाल मच गया है। पहले तो ये है कि ये रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, तो लीक कैसे हो गई? कि ये सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, बड़े बड़े ऑफिशियल थे, तो इनकी रिकॉर्डिंग लीक होने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी ऑफिशियल था, वो सिंगापुर के होटल में था, और उसने कनेक्टेड जो नेटवर्क उसका कनेक्टेड कर रखा था उसने मीटिंग के दौरान, वो सिक्योर नहीं था। तो इस दौरान रसियन के द्वारा उसमें हैक हो गया था। तो इस पूरी जो 38 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो उस रसिया के पास पहुंच गई। वो जब ये रिकॉर्डिंग सामने आई है तो पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या जर्मनी वाकई सीरियस है इस लड़ाई को लेकर? फॉर्मर यूके डिफेंस सेक्रेटरी बेन वालेस ने सवाल उठाए जर्मनी के ऊपर, और कहा जर्मनी इस समय ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, और उसने बहुत सारे जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत थी उसका खुलासा जर्मनी के लापरवाही के कारण ये सारा खुलासा हो गया। तो बेन वालेस ने जर्मनी को एक सीरियस पार्टनर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने बहुत ही यहाँ पर लापरवाही की, जिस कारण पूरा का ये मामला गड़बड़ा गया। क्योंकि सीधी बात ये है कि यूके को भी नुकसान पहुंचा है। यूके का जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है वो इस समय यूक्रेन के पास है, और अभी तक ब्रिटेन कहता रहा है कि हमारे जो कोई भी मिलिट्री ऑफिसर्स यूक्रेन में मौजूद नहीं है। लेकिन इस कॉन्फिडेंशियल बातचीत लीक होने के बाद ये सामने आ गई कि यूके की जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो है यूक्रेन में मौजूद इस समय। तो जहाँ तक बात है इसी यूके डिफेंस सेक्रेटरी बेन वालेस की जो बात है, उसके बाद जर्मन एम्बेसडर जो यूके में है माइकल बैरकर, उन्होंने एक बीबीसी प्रोग्राम में उनको बुलाया गया था। उसमें उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि बेन वालेस ने आपके देश के बारे में ये कहा है तो आप क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा है कि जो बेन वालेस की बात है वो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी बात करके वो रसिया की जाल में फंस रहे हैं। रसिया इस समय यूरोप के देशों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करना चाह रहा है, वो हमारे बीच में तनाव लाना चाह रहा है। तो ऐसे बातें करके बेन वालेस ने रसिया के जाल में फंस रहे हैं, और वो वाकई में रसिया का जो प्लान है यूरोप को विभाजन करने का, उसमें वो ऐसा लग रहा है कि उनकी जाल में फंसते जा रहे हैं। और तो ये जहाँ तक माइकल बर्गर का बात है, उन्होंने कहा है कि हाँ ये गलती से हुआ है, हमारे किसी एक मिलिट्री ऑफिसर ने लापरवाही की जिस कारण ये रिकॉर्ड लीक हो गई है। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा है कि
जो जर्मन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस समय लड़ाई को लेकर। और इस समय यूरोप में जो सबसे बड़ा मात्रा में जो यूक्रेन की मदद कर रहा है वो जर्मनी है। यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा जो आर्थिक मदद और सैनिक सहायता जो यूक्रेन के लिए जा रही है वो जर्मनी की तरफ से जा रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हेड राफेल ग्रोसी, उन्होंने कहा है कि वो रसिया के राष्ट्रपति के साथ आज बात करेंगे और उसमें वो जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूक्रेन का पावर प्लांट था जो कि लड़ाई शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद ये रसिया के कब्जे में आ गया, तब से रसिया के कब्जे में ये। तो जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर सिक्योरिटी इशू है इसमें, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट लड़ाई के बहुत नज़दीक है। अगर इसमें अटैक होता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क हो सकता है उत्पन्न। तो ये ग्रोसी रसिया में कल पहुंचे थे, उन्होंने रसिया के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की थी और उस बातचीत को वो बता रहे हो काफ़ी टेंस बातचीत हुई थी, काफ़ी तनाव देखने को मिला था बातचीत में। तो आज उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करनी है। तो राफेल ग्रोसी की कुछ डिमांडें हैं जो रसिया में जब पहुँचे तो डिमांडों को रखेंगे वो। पहले ये है कि जो ये न्यूक्लियर प्लांट है इसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भेजा जाए इसमें, ताकि इंटरनेशनल जो पक्ष है उसको लगे कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये वाकई में सिक्योर है। दूसरा वो इसमें ये बात करेंगे कि इस समय इस न्यूक्लियर प्लांट में जो इंजीनियर है या साइंटिस्ट जो भी कहे वो काफ़ी कम है, तो उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ये कुछ कुल मिला के ये जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस समय सिचुएशन इस तरह से है कि रसिया को लगता है कि जो विदेशी देश है वो इसमें अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि जो विदेशी देश है खासतौर में अमेरिका और ब्रिटेन, उनको लगता है कि ये जो जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है इसमें कभी भी रसिया द्वारा इसको मेल्ट डाउन हो सकता है, क्योंकि रसिया यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रहा है इस प्लांट में। और यहाँ पर जैसे जो कूलिंग वाटर होता है वो उसकी होने ज़रूरी है काफ़ी। अगर कूलिंग वाटर इस प्लांट को नहीं मिलेगा तो ये मेल्ट डाउन हो सकता है। तो ब्रिटेन और अमेरिका का कहना है कि रसिया इस पावर प्लांट को ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, जिस कारण इसमें सिक्योरिटी इशू है यहाँ पर। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और ग्रोसी जो कि IAEA के हेड है वो यहाँ पर जाके जो वेस्टर्न देशों की कुछ उनकी सवाल है उसको वो रसिया के सामने रखेंगे और जवाब मांगेंगे। कल के दिन खबर आई थी कि रसिया के 2 कमांडर जो कि यूक्रेन के ऊपर हमले किए थे जिन्होंने, तो उनके ऊपर ICC ने फैसला सुनाया था और कहा था कि इनके ऊपर वार क्राइम का केस जो लगाया गया था कुछ दिन पहले वो साबित हो गया और इनके ऊपर वार क्राइम इनको घोषित कर दिया गया था। तो इसी के ऊपर रसिया का कमेंट आया और रसिया ने कहा है कि ये जो ICC का फैसला है ये कोई मान्यता नहीं है मान ले, क्योंकि हम इस ICC के मेंबर है ही नहीं। रोम स्टैचू जो ICC इस्टेब्लिश हुआ था इससे रोम स्टैचू से, तो उसका रसिया ने उस रोम स्टैचू में पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन रसिया के पार्लियामेंट ने इस रोम स्टैचू को कबूल नहीं किया था, जिस कारण रोम स्टैचू रसिया में लागू नहीं होता है और रसिया ICC का मेंबर नहीं है। तो मरिया जकरोवा जो रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि ICC के ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है 2 कमांडरों का उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और हम इसको प्रोवोकेशन के रूप में देख रहे हैं।